नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। आपके साथ मैं हूं अमित शर्मा। वक्त है बड़ी खबर का। फटाफट अंदाज में सीएम ममता बनर्जी को नंदीग्राम में चोट लगने का मामला चुनाव आयोग तक जा पहुंचा है। आयोग ने बीते दिन नंदीग्राम की घटना को लेकर पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव से 48 घंटे के भीतर रिपोर्ट मांगी थी, जिस पर बंगाल के मुख्य सचिव ने चुनाव आयोग को रिपोर्ट सौंपी है। इलेक्शन कमीशन को सौंपी गई इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ममता बनर्जी के पैर में चोट कार के दरवाजे की वजह से लगी थी। हालांकि रिपोर्ट में इस बात का साफ तौर पर जिक्र नहीं है कि कैसे कार का दरवाजा बंद होने से ममता का बायां पैर चोटिल हो गया। रिपोर्ट में कार के पास लोहे के खंभे होने का जिक्र भी है, लेकिन यह भी साफ नहीं हुआ कि क्या उसी पोल से रगड़ खाने की वजह से दरवाजा बंद हुआ या फिर कोई और वजह रही। फिलहाल इस रिपोर्ट पर चुनाव आयोग के अधिकारी चर्चा कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 14 और 15 मार्च को पश्चिम बंगाल और असम के अलग अलग हिस्सों में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। 14 मार्च को शाह खड़गपुर में रोड शो भी करेंगे। देश के परिवहन मंत्रालय के साथ साथ सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों का महकमा संभालने वाले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी एमएसएमई डिपार्टमेंट के कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों के काम को लेकर नाराजगी जाहिर की। अधिकारियों को उसे काम न करने की शैली पर उन्हें वेतन की याद दिलाते हुए कहा कि जब लोग गाय और भैंस घर पर पालते हैं, वो ज्यादा दूध देने वाले को ही अच्छी खुराक भी देते हैं। ज्यादा अधिकारियों की आवश्यकता पर सवाल करते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि क्या सरकार इसलिए है कि लोगों को फुकट में तनख्वाह दे। उन्होंने कहा कि इतने अफसरों की और इतने इन्वेस्टमेंट की जरूरत क्या है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अस्पताल से छुट्टी रखना चाहते थे। अस्पताल से छुट्टी दिए जाने के बाद ममता बनर्जी व्हील चेयर से अस्पताल के बाहर आईं और उनके पैर में अभी भी प्लास्टर चढ़ा हुआ है। पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी ने नामांकन कराया और ममता बनर्जी को हराने का दावा किया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने शुक्रवार को स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी। इस लिस्ट में 30 प्रचारकों के नाम शामिल हैं। कांग्रेस के स्टार प्रचारकों में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ ही कई बड़े नेताओं के नाम शामिल किए गए हैं। हालांकि कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में G23 के नेताओं को जगह नहीं दी गई है, जो कांग्रेस आलाकमान के कामकाज के तौर तरीकों से खफा हैं। मल्ला जाति को ऐसी कैटेगरी में शामिल किए जाने की मांग पर संकट खड़ा हो गया। दरअसल केंद्र सरकार ने बिहार सरकार की ओर से भेजे गए प्रस्ताव को ठुकरा दिया। वहीं बिहार सरकार के प्रस्ताव खारिज होने के बाद मल्ला जाति के मंत्री मुकेश सहनी ने कहा है कि अगर वो अपने समाज के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं करवा पाते तो वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। गाजियाबाद के साहिबाबाद में गुरुवार रात बैंडेज बनाने वाली एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। इस आगजनी में कंपनी मालिक समेत 15 लोग झुलस गए, जिन्हें आसपास के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसमें 3 हालत गंभीर बताई जा रही है। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन 106 दिन से लगातार जारी है। किसानों की मांग है कि सरकार तीनों कृषि कानूनों को रद्द करे और एमएसपी पर कानून लाए। कृषि कानून के खिलाफ भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत अब बंगाल में आंदोलन छेड़ेंगे। इस कड़ी में टिकैत आज कोलकाता और नंदीग्राम का दौरा करेंगे। राजस्थान के जोधपुर के पीपाड़ में किसानों की महापंचायत को संबोधित करते हुए बीकेयू नेता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा और बीजेपी सरकार को 2 लोगों की सरकार बताया, जो किसी की नहीं सुनती। राकेश टिकैत ने साथ ही कहा कि विपक्षी नेता किसानों के आंदोलन को ज्यादा समर्थन नहीं दे रहे। उन्होंने कहा कि विपक्ष को डर है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार उन्हें निशाना बना सकती है। टिकैत ने दावा किया कि विपक्ष बदहाल स्थिति में है और किसानों के मुद्दे पर नहीं बोल रहा है। उन्होंने आगे कहा कि विपक्ष के पुराने कारनामे उनकी राह में आड़े आ रहे हैं, उन्हें किसी मामले में फंसा दिए जाने का डर है। टिकैत ने कहा कि किसानों का आंदोलन लंबी लड़ाई है, युवाओं को इसे अंजाम तक ले जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि आखिरकार युवाओं को ही ये लड़ाई आगे ले जानी होगी, इसके लिए बाधाएं खत्म करनी होंगी। मायानगरी मुंबई एक बार फिर से कोरोना संक्रमण की चपेट में आती दिखाई दे रही है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बाद मुंबई से सटे मीरा भाईंदर क्षेत्र में 31 मार्च तक लॉकडाउन लगा दिया गया। यहाँ के कोरोना बाधित क्षेत्र यानी हॉट स्पॉट क्षेत्र में लॉकडाउन लगाया गया। मीरा भाईंदर इलाके में हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी दुकानें, रेस्टोरेंट और होटल के साथ ही बार 50% क्षमता के साथ सुबह 9 बजे से लेकर रात 10 बजे तक खुले रहेंगे, जबकि मॉल रात 11 बजे तक खुले रहेंगे। दिल्ली हरियाणा की सीमाओं पर जारी किसान आंदोलन के बीच हरियाणा सरकार
अपना बजट पेश कर चुकी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बतौर वित्त मंत्री पहली बार डिजिटल तरीके से बजट पेश किया। उन्होंने अपने बजट को आज़ादी के 75वें वर्षगांठ को समर्पित किया। बजट में हर वर्ग का ध्यान रखने की कोशिश की गई। हरियाणा सरकार ने 1,55,645 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। बजट पेश करते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा कि बीते वर्ष के बजट से 13% अधिक बजट प्रस्ताव में पेश किया गया। 1,55,645 करोड़ रुपए का बजट पेश करते हुए सीएम ने कहा कि नई रणनीति के तहत प्रदेश का विकास होगा। उन्होंने बताया कि 25% पूंजीगत खर्च और 75% राजस्व व्यय होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में बेहतर शिक्षा व्यवस्था के लिए शिक्षा क्षेत्र में 18,140 करोड़ आवंटित किए गए, जो पिछले साल के बजट की तुलना में 17.8 करोड़ ज्यादा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पावंटा साहिब से कलेसर तक यमुना नदी के प्रभाव क्षेत्र पर हथनीकुंड बैराज की अप स्ट्रीम में एक बांध बनाने का प्रस्ताव है, जिससे 20.43% कैचमेंट एरिया में बाढ़ के पानी का भंडारण करेगा। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि 9वीं से लेकर 12वीं तक के सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिलेगी। उन्होंने बताया कि 192 करोड़ रुपए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए आवंटित किए गए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि परिवहन को 2,408, वहीं वन विभाग को 443 करोड़ और पर्यावरण के लिए 14 करोड़ रुपए बजट में स्वीकृत किए गए हैं। वहीं परिवहन वाहनों की फिटनेस को लेकर 6 केंद्र स्थापित किए जाएंगे। ये फिटनेस केंद्र अंबाला, करनाल, हिसार, रेवाड़ी, फरीदाबाद और गुरुग्राम में स्थापित किए जाएंगे। सीएम ने कहा कि फिलहाल केवल रोहतक में एक केंद्र है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 7,731 करोड़ का बजट पेश किया गया, जो पिछले साल की तुलना में 20% ज्यादा है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि राजस्व विभाग के 1,302 करोड़ और आबकारी कराधान विभाग के 285 करोड़ देने का प्रस्ताव पेश किया गया। सीएम मनोहर लाल ने कहा पिछले साल की तुलना में इस बार अधिक राजस्व प्राप्त हुआ। उन्होंने बताया कि 2020-21 के दौरान फरवरी 2021 तक 26,038 करोड़ रुपए का राजस्व जमा हुआ, जो पिछले साल से 11.36% ज्यादा है। हरियाणा सरकार ने इस बार कुल 6,110 करोड़ रुपए का बजट कृषि सेक्टर के लिए पेश किया है। इसमें से 2,998 करोड़ रुपए का बजट किसानों के लिए और बाकी बजट मछली, पशुपालन समेत अन्य सेक्टर्स के लिए रखा गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का फोकस किसानों की आय को दोगुना करने का है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बजट पेश करते हुए बताया कि बजट में 5,081 करोड़ रुपए सिंचाई के लिए आवंटित किए गए, जबकि 3,402 करोड़ जन स्वास्थ्य विभाग के लिए प्रस्तावित हैं। सीएम ने कहा कि हरियाणा में 350 चिकित्सा अधिकारियों और 60 दंत चिकित्सकों के पद सृजित होंगे। साथ ही हर सिविल अस्पताल में 200 बेड उपलब्ध कराए जाएंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि अब हरियाणा में सर्व समावेशी बीमा योजना शुरू होगी। बीमा योजना के लिए बजट में 10,798 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। एसवाईएल को लेकर सीएम ने कहा कि एसवाईएल नहर के निर्माण के लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। साथ ही सीएम ने कहा कि नूह को पेयजल उपलब्ध कराने को लेकर 100 क्यूसेक मेवात फीडर का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नई शिक्षा नीति पर बात करते हुए कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत 21,962 आंगनबाड़ियों में हरियाणा सरकार स्कूल से पहले शिक्षा देगी। सीएम ने कहा कि 1,135 प्ले स्कूल मार्च 2021 से शुरू होंगे। दूसरे चरण में 2,865 आंगनबाड़ी केंद्रों को प्ले स्कूल में अपग्रेड किया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 250 रुपए की वृद्धि का ऐलान कर चुकी है। उन्होंने कहा कि 1 अप्रैल से प्रदेश सरकार सामाजिक सुरक्षा पेंशन के रूप में 2,500 रुपए देगी। सीएम ने कहा कि विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय है 9वीं से आगे की पढ़ाई के लिए फीडर स्कूल बनेगा। साथ ही इस विश्वविद्यालय में पीएचडी के लिए अनुसंधान डिग्री कार्यक्रम शुरू होगा। साथ ही विश्वकर्मा कौशल रथ नाम से मोबाइल आईटी लैब विकसित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इस वित्तीय वर्ष में निजी क्षेत्र में हरियाणा के युवाओं को न्यूनतम 50,000 नौकरियां दी जाएंगी। सिकुना, फरीदाबाद, इंद्री, करनाल और जीवन नगर सिरसा में 3 नए आईटीआई शुरू होंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पटौदी बाईपास समेत गुरुग्राम पटौदी रेवाड़ी सड़क के फुल लेन का काम 2021 से 22 में किया जाएगा। सीएम ने कहा कि कैथल जींद हांसी सड़क को नेशनल हाईवे घोषित कर इन्हें भी फुल लेन बनाने का प्रस्ताव है। सीएम ने कहा कि श्रम विभाग के लिए इस बजट में 1,823 करोड़ आवंटित किए गए, जो पिछले साल के बजट की तुलना में 40% ज्यादा है। सीएम ने कहा कि सूक्ष्म युवा योजना में
संशोधन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा में 18 से 60 साल के 8,36,000 बेरोजगार हैं। इनमें से 20 से 35 साल के बेरोजगारों को रोजगार के लिए कुशल बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में साल 2021 से 22 के बीच 6,000 सोलर एलईडी स्ट्रीट लाइट, 12 वाट की 5,000 एलईडी सोलर स्ट्रीट लाइट और सीसीटीवी कैमरा वाली 1,000 हाई मास्ट सोलर लाइट्स लगाई जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि डाटा सेंटर नीति बनाई जा रही है। प्रदेश में इकोसिस्टम स्थापित होगा। बोर्ड, निगमों और विश्वविद्यालय में ई ऑफिस का पूर्ण क्रियान्वयन होगा। फिल्म सिटी का जिक्र करते हुए सीएम ने कहा कि पिंजौर और गुरुग्राम को फिल्म सिटी के तौर पर विकसित किया जाएगा। साथ ही कहा कि हिसार, करनाल, पिंजौर और नानौल में हवाई अड्डों पर नाइट लैंडिंग की व्यवस्था होगी। सीएम ने कहा कि हरियाणा हाउसिंग बोर्ड की जमीन पर 20,000 मकान बनाए जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन को लेकर नोडल विभाग बनाया जाएगा। पशुपालकों का जिक्र करते हुए सीएम ने कहा कि दक्षिण हरियाणा में एक नया दुग्ध संयंत्र स्थापित किया जाएगा, जिसकी क्षमता प्रतिदिन 3 लाख लीटर पैकिंग करने की होगी। बजट पेश करने के बाद सीएम मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हरियाणा निवास में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मिले। इस दौरान सीएम ने हुड्डा और अन्य कांग्रेसी नेताओं से हाथ भी मिलाया। वहीं बजट के बाद नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बजट को लेकर सरकार को घेरा। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि लोगों को राहत की उम्मीद थी, लेकिन हरियाणा का बजट खुदा पहाड़ निकली चुहिया साबित हुआ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि घोषणा पत्र के मुताबिक बुजुर्गों की सम्मान पेंशन नहीं बढ़ी। जेजेपी ने अपने घोषणा पत्र में 5100 रुपए, जबकि बीजेपी ने 3100 का वादा किया था। हुड्डा ने कहा कि प्रदेश में पैदा होने वाला बच्चा 1 लाख का कर्ज सिर पर लेकर पैदा हुआ होगा। कृषि और शिक्षा का बजट भी कम कर दिया गया। प्रति व्यक्ति आय प्रदेश में कम हुई है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि इसी तरह चलता रहा तो स्टेट आने वाले समय में दिवालिया हो जाएगा। हुड्डा ने कहा कि उन्होंने जो सुझाव दिए थे उन्हें बजट में शामिल नहीं किया गया। हुड्डा ने निशाना साधते हुए बजट में किसी को राहत नहीं दी, ये बात भी कही। बजट अभिभाषण में बात की गई, लेकिन प्रावधान कुछ नहीं। हुड्डा ने बजट को निराश और बेहद निराशाजनक करार दिया। इस दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसानों से अपील करते हुए कहा है कि खड़ी फसल को बर्बाद ना करें। किसानों की फसल उसके लिए बच्चे की तरह है। पश्चिम बंगाल में प्रचारकों की लिस्ट में नाम नहीं होने को लेकर हुड्डा ने कहा कि वो हरियाणा में खुश हैं। हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस एक है। आपको बता दें कि कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में G23 गुट के नेताओं का नाम नहीं है। वहीं बजट पेश होने के बाद हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने जनता टीवी से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने सरकार को बेरोजगारी के मुद्दे पर घेरा और कहा कि हरियाणा बेरोजगारी में सबसे ऊपर है। कुमारी सैलजा ने सरकार पर सवाल दागा और पूछा कि बढ़ती बेरोजगारी पर सरकार जवाब दे। उन्होंने कहा कि हमारे राज्य के युवाओं को रोजगार मिले। सीएम की तरफ से 50,000 नौकरियों को कुमारी सैलजा ने जुमला बताया। साथ ही पूछा कि एसवाईएल का पानी कब मिलेगा। किसानों के मुद्दे पर सैलजा ने कहा कि सरकार किसानों की नहीं सुन रही है। हरियाणा लोकहित पार्टी के प्रमुख गोपाल कांडा ने बजट पर प्रतिक्रिया दी। गोपाल कांडा ने कहा कि हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए यह बजट बनाया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि यह बजट आम आदमी के हित में है। सांसद धर्मवीर सिंह ने चौधरी बंसीलाल राजकीय सामान्य अस्पताल का दौरा किया। सांसद धर्मवीर सिंह ने कोरोना वैक्सीनेशन के लिए तैयार किए गए वॉर रूम का भी जायजा लिया। साथ ही सांसद धर्मवीर सिंह ने अस्पताल के डॉक्टर से भी टीकाकरण अभियान को लेकर चर्चा की। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के खिलाफ टीकाकरण जरूरी है। गुरुग्राम के सेक्टर 82 इलाके से आसमानी बिजली गिरने की घटना का दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है, जहां आसमानी बिजली गिरने से 4 लोग घायल हो गए। ये पूरी घटना पार्क में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बिजली गिरने से झुलसे चारों लोगों को मानेसर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। आपको बता दें कि हादसे में ये चारों लोग सिग्नेचर विराज सोसाइटी में काम करने वाले कर्मचारी ही थे। टोहाना में किसान संगठन और ग्रामीणों ने विधायक देवेंद्र बबली का पुतला फूंका। आपको बता दें कि देवेंद्र बबली ने 10 मार्च को सदन में अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया था। अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ उन्होंने वोट किया था, यानी कि सरकार के पक्ष में यह वोट किया गया था। इसे लेकर किसानों ने अब नाराजगी जाहिर की है।
देवेंद्र बबली का पुत्ता फूंकने वाले किसानों ने कहा कि सरकार तीनों कृषि कानून को रद्द करे। साथ ही उन्होंने कहा कि जब तक तीनों कृषि कानून रद्द नहीं होंगे किसानों का आंदोलन चलता रहेगा। पानीपत के निजी अस्पताल में बैंक में कार्यरत एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक महिला पीएनबी बैंक में मैनेजर के पद पर कार्यरत थी। महिला की मौत के बाद परिजनों ने ससुराल पक्ष पर आरोप लगाया उनकी बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था। साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी बच्ची को अस्पताल में छोड़कर फरार हो गया। परिजनों ने ससुराल वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। गुरुग्राम पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। आपको बता दें कि क्राइम ब्रांच मानेसर टीम ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इन चारों बदमाशों ने मिलकर एक चोरी की वारदात को अंजाम दिया था और लाखों रुपए के मोबाइल फोन लेकर फरार हो गए थे। अतिक्रमण पर योगी सरकार सख्त हो गई है और सख्त बरतने जा रही है, क्योंकि दरअसल यूपी में सड़क किनारे बने सभी धार्मिक स्थलों को हटाने का निर्देश जारी किया गया है। जिलाधिकारियों को 14 मार्च तक रिपोर्ट देनी होगी। प्रदेश में धार्मिक स्थलों के नाम पर सड़कों पर अतिक्रमण को लेकर सरकार सख्त है। राज्य में कई ऐसे मंदिर हैं जो सड़क किनारे बने हैं। ऐसे में उनके आसपास दुकानें और अवैध पार्किंग देखने को मिलती है। अतिक्रमण न केवल सड़कों पर आवागमन को बाधित करता है बल्कि लोगों के लिए परेशानी का सबब भी बनता है। समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान के समर्थन में और योगी सरकार के विरोध में रामपुर से लखनऊ तक साइकिल रैली निकाली गई। समाजवादी पार्टी की साइकिल रैली रामपुर से शुरू होकर 21 मार्च को लखनऊ में खत्म होगी। पीएफआई के 2 सदस्य फिरोज खान और अंसद बदरुद्दीन के कोर्ट में पेशी हुई। पेशी के बाद दोनों आरोपियों पर अगली सुनवाई 31 मार्च की तय की गई। इन दोनों पर हाथरस में विदेशी फंडिंग के जरिए जातीय हिंसा फैलाने की साजिश रचने और देशद्रोह के आरोप लगे हैं। यूपी में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को लेकर स्वास्थ्य विभाग कोविड-19 के खिलाफ बड़ी जंग छेड़ने की तैयारी है, जिसके तहत स्कूलों, होटलों, मिठाई और खानपान की दुकानों के साथ ही भीड़भाड़ वाली बाजारों में सैंपलिंग की जाएगी। इसके साथ ही यूपी में त्योहार पर दूसरे राज्यों से घर आने वाले यात्रियों की बड़े पैमाने पर स्क्रीनिंग की जाएगी। बांदा के हबीबपुर रोड पर खेत काटकर पैदल घर वापस लौट रहे 6 लोगों को एक तेज रफ्तार वाहन ने टक्कर मार दी, जिसमें पति पत्नी समेत 2 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने चारों घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चारों की हालत गंभीर बताई जा रही है। संभल के बहजोई कस्बा में शॉर्ट सर्किट की वजह से गोदाम और घर में भीषण आग लग गई। भीषण आग में 70 साल की बुजुर्ग महिला की झुलसकर मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने निजी संसाधनों के जरिए इस आग पर काबू पाया। कानपुर के पुलिस कर्मियों के सराहनीय कार्य के लिए डीआईजी ने इनाम की घोषणा की। आपको बता दें कि पुलिस कर्मियों ने युवक की जान बचाई थी। युवक गंगा में कूदकर सुसाइड करने वाला था। देवरिया की एसओजी टीम और महुआडीह थाना पुलिस ने वहां समेत 2 अभियुक्तों को अंग्रेजी शराब के साथ गिरफ्तार किया। इस दौरान अभियुक्तों के कब्जे से लाखों की कीमत की शराब और वाहन बरामद किया गया। आगरा के पिनाहट क्षेत्र में समरसेबल पंप से पानी भरने को लेकर विवाद हो गया। दबंगों ने बुजुर्ग पर फावड़े से हमला कर दिया, जिससे बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने बुजुर्ग अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। फिरोजाबाद के गणेश नगर में जिम में 1,50,000 की चोरी हो गई। चोरों ने जंगला काटकर डीवीआर और लॉकर में रखा सामान लेकर फरार हो गए। पुलिस चौकी से महज 10 कदम की दूरी पर यह घटना घटी। अमेठी में आजादी के 75वीं वर्षगांठ के मौके पर अमृत महोत्सव मनाया गया। जिले में स्कूली बच्चों की ओर से साइकिल रैली निकाली गई। रैली को डीएम अरुण कुमार ने कैंप कार्यालय से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। चित्रकूट में तेज रफ्तार ट्रक ने सवारियों की से भरी टेम्पो को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे में दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पहाड़ों पर मौसम का मिजाज एक बार फिर से बिगड़ने वाला है। शुक्रवार सुबह हिमाचल के ऊपरी इलाकों में बारिश और बर्फबारी का दौर देखने को मिला। शिमला में भी दिन भर रुक कर बारिश हुई, जिसके बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मंडी में सीएम जयराम ठाकुर ने रीजनल फॉरेंसिक लैब मंडी में डीएनए लैब का विधिवत रूप से शुभारंभ किया। लैब में आधुनिक सुविधाओं वाली 2.25 करोड़ की लागत से मशीनरी स्थापित की गई है। इस लैब के लिए 1.31 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली अतिरिक्त भवन की आधारशिला भी सीएम जयराम ठाकुर ने रखी। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार विकास के साथ साथ आधुनिक सुविधाओं पर भी बहुत ध्यान दे रही है। शिमला के राम मंदिर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को
शिव का अवतार करार दिया। उन्होंने कहा कि 2019 में जब चुनाव परिणाम आने थे उससे 2 दिन पहले उन्होंने केदारनाथ में 2 दिन गुफा में बिताए थे। वो बोले कि उनको शिव जी का वरदान है। युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए नाहन के ऐतिहासिक चौगान मैदान में 7 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इसका आयोजन भी हुआ नहीं है, यानी कि 15 मार्च से ये टूर्नामेंट शुरू होगा। खेलेगा युवा तो नशे से दूर रहेगा युवा, इस थीम पर यह आयोजित हो रही है और इस प्रतियोगिता में सैकड़ों की संख्या में युवा भाग लेंगे। हिमाचल प्रदेश के विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में 11 दिन तक चला शिवरात्रि महोत्सव का बड़े ही धूमधाम के साथ समापन हो गया। मंदिर न्यास और पुजारी वर्ग के सहयोग से हर साल शिवरात्रि महोत्सव मनाया जाता है। सोलन के वार्ड नंबर 12 में लोगों के लिए पार्किंग एक बड़ी समस्या बन चुकी है, जिसके चलते लोगों के भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि इस वार्ड में सरकारी पार्किंग के साथ साथ 2 और पार्किंग भी है, लेकिन वाहनों की संख्या ज्यादा होने की वजह से पार्किंग हमेशा फुल रहती है। दुनिया भर में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 11 करोड़ 95 लाख से ज्यादा हो चुकी है, जिसमें से 26 लाख 50 हजार से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है, तो वहीं 9 करोड़ 62 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हो गए। भारत में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। देश में कोरोना के 24,000 से ज्यादा मामले सामने आए, यानी कि करीब 24,845 नए मामले और सामने आए, जबकि 19,970 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए। बीते 24 घंटे की बात करें तो 140 लोगों ने अपनी जान कोरोना की वजह से गंवा दी। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 13 लाख 33 हजार को पार कर गई। इनमें से 1 करोड़ 9 लाख 70 हजार ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं, तो वहीं करीब 1 लाख 58 हजार ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। देश में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र से सामने आए। महाराष्ट्र में कोरोना के 15,817 केस सामने आए। इसके बाद कुल मामले 82 हजार से ज्यादा हो चुके हैं, जिसमें से 1 लाख से ज्यादा मरीजों का इलाज चल रहा है। राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण फिर से बढ़ रहा है। 24 घंटे में 431 नए मामले सामने आए। संक्रमितों का कुल आंकड़ा 6,42,000 को पार कर चुका है, जिसमें से 2,000 से ज्यादा मरीजों का इलाज अभी भी चल रहा है। बात करें यूपी की, तो यूपी में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 6,04,000 को पार कर चुकी है। इसमें से 8,740 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है, तो वहीं 1,820 से ज्यादा केस अभी भी एक्टिव हैं। हरियाणा में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 2,74,000 को पार कर गया। इसमें से 2,68,395 से ज्यादा मरीज ठीक हो गए। 2,800 से ज्यादा मरीजों का इलाज चल रहा है। नासा के वैज्ञानिकों का दावा है कि पृथ्वी के बहुत करीब से होता हुआ अब तक का सबसे बड़ा एस्टेरॉयड 21 मार्च को गुजरेगा। नासा ने बताया है कि इस एस्टेरॉयड की पहली खोज 20 साल पहले हुई थी, यानी कि 20 साल पहले इसकी खोज हो गई थी। ब्रिटेन में राजकुमार विलियम ने अपने भाई राजकुमार हैरी और भाभी मेगन मार्कल द्वारा लगाए गए नस्ल भेद के आरोपों पर ब्रिटेन के शाही परिवार का बचाव किया और कहा कि उनका परिवार नस्लवाद का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि सभी वयस्क अमेरिकियों को 1 मई से कोरोना वैक्सीन देना शुरू कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि अमेरिका में कोरोना वायरस महामारी के कारण 5.29 लाख से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। तो बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए जनता टीवी।